बच्चों नमस्कार। सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? बताइए। आवाज़ आ रही है आप तक? आइए तेज़ी से शुरू करते हैं क्लास को। कल हम लोगों ने ऑक्सीजन को पढ़ा था। रोहित भाई नमस्ते। कल हम लोगों ने ऑक्सीजन को पढ़ा था और उस वर्ग में आइए जल्दी से शुरू कर रहे हैं। अंशिका गुड इवनिंग जी। वेरी गुड इवनिंग अंशिका। भारती नमस्ते। शिवेंद्र विश्वकर्मा हेलो भाई। खुशी त्यागी नमस्ते। अमन कुमार नमस्कार भाई। थैंक यू। कनक भारद्वाज नमस्कार। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्कार। पहले वाला सिलेबस कैसे पूरा करूं? तो अब होली की छुट्टियां रहेंगी रिद्धि। होली की छुट्टियों में आराम से बैठ के क्लासेस को कर लेना 1.5 गुना स्पीड पर, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो 1.5 गुना पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और उसका पीडीएफ तो आपके पास रहता ही है, तो नोट्स बनाइएगा। फिर भी मेरी आपसे निवेदन ये रहता है कि अपने हाथ से नोट्स बनाइए। अपने हाथ का बना हुआ जो नोट्स होता है उससे अपना एक आंतरिक जुड़ाव होता है, उसमें एक भाव होता है। ठीक है। तो उसमें एक भाव होता है। तो अपने हाथ से नोट्स बनाइए और उसको फिर ठीक तरीके से पढ़िए। है ना? चलिए। और एक बात ये है कि आपकी जो है 2 तारीख की छुट्टी नहीं होगी। मेरी जो क्लास है, मैं 2 तारीख की छुट्टी ले रहा हूँ। अभी कई बच्चे कई दिन से कह रहे थे कि आप कोई छुट्टी नहीं लेते हैं, तो मुझे 2 तारीख में व्यक्तिगत कार्य की वजह से मैं छुट्टी ले रहा हूँ। तो मेरी क्लास 2 तारीख में नहीं होगी। और फिर एक मेरी क्लास 9 तारीख में नहीं होगी, अगले महीने की 9 तारीख में नहीं होगी। तो मेरी क्लास 2 और 9, 9 और 2 याद करना भी आसान है। 2 और 10, माफ कीजिएगा 2 और 10 तारीख में नहीं होगी, 9 में तो होगी। 2 और 10 तारीख में नहीं होगी। और बाकी आपकी 2 तारीख में बाकी सारी क्लासेस जो हैं वो होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी क्लास एक तो 2 तारीख में नहीं होगी और उसके उसके बाद मेरी क्लासेस जो है आपकी 10 में नहीं। हाँ, रिएक्शन कराऊंगा, आगे कराऊंगा गोल्डन भाई, चिंता ना करो। ठीक है। चलो, चलिए चलिए, आइए शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। जहाँ से हमने पढ़ा था उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ 10 को, हाँ 10 को, अच्छा 10 को सैटरडे है। अच्छा फिर तो सैटरडे में तो वैसे भी नहीं होती है। सैटरडे में तो वैसे भी नहीं होती है क्लास। चलो देखा जाएगा जैसा भी है, लेकिन मेरी 10, हाँ 2 को नहीं होगी और 10 को नहीं होगी। ठीक है। चलो। एक कह रहा 2 और 9 याद हो गई है, प्रिया कह रही है 2 और 9 याद हो गए। नहीं नहीं, याद नहीं करना है। ठीक है, 2 और 10 को है। आओ आओ आओ, ज्यादा वक्त नहीं लगाना है, पढ़ाई पे काम करना है भाई। पढ़ना है, पढ़ने के लिए जो है बातचीत से बाहर दूर रहना पड़ेगा, तभी ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे। बातचीत के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा, मतलब पढ़ाई के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा हमें ये काम करना है। अब सुनो ध्यान से, चुपचाप करके सुनो, चुपचाप होके सुनो। ठीक है। अब चलो, अब तुम बातों में लग गए हो। तो हमने कहा था हम लोग उस से टी पो
ये हमने आपको पढ़ाने। अब सुनो ध्यान से चुपचाप होके, फिर आपकी सारी बात सुनेंगे। क्लास के अंतिम चरण में आपको 3 4 5 मिनट देंगे, तो आप जो कहेंगे जो हमारे पास जवाब होंगे उसका जवाब दे देंगे। कल की क्लास में हमने आपको ये ऑक्सीजन वाला बता दिया था, ऑक्सीजन वाला आपको पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में हम इससे आगे चलेंगे और बहुत महत्वपूर्ण, जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है सल्फर। तो आज की क्लास में हम पहले पढ़ेंगे सल्फर। सल्फर चुपचाप होकर सुनिए। अब हम क्लास में लेकर चल रहे हैं और हम आपको सल्फर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो है आपका 1 2 दिन का बाकी बचा है, बस खत्म हो जाएगा। अगली क्लासेस में आपको ये देखेगा भी नहीं टॉपिक, 1 2 क्लास के बाद सल्फर के देखेंगे। अब सुनना ध्यान से, ऑक्सीजन को हमने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। ऑक्सीजन से आगे हम लोग सल्फर की बात करेंगे। सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर की सबसे खास बात क्या होती है कि सल्फर में एक गंध होती है, बहुत तीक्ष्ण गंध होती है, बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। तीक्ष्ण गंध का मतलब होता है बहुत तीक्ष्ण, बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। जो तीक्ष्ण गंध होती है इसे ऑर्डर बोलते हैं। तीक्ष्ण गंध होती है। ये जो तीक्ष्ण गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है, ये आपको ये आपको लहसुन में या अंडे में, अंडे में, प्याज में और लहसुन में, अंडे में, प्याज में और लहसुन में देखने को मिलेगी। तो देखने को क्या, सूंघने को मिलेगी। एग, ऑनियन, गार्लिक। तो सवाल पूछा जाएगा कि अंडे में, प्याज में और लहसुन में किस प्रकार की स्मेल होती है, तो आप बताएंगे कि ये जो स्मेल होती है ये सल्फर की स्मेल होती है, सल्फर की स्मेल होती है। फिर दूसरी बात ये होती है सल्फर की कि इसमें, इससे उर्वरक बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर या उर्वरक बनाने में सल्फर का, आपने देखा भी होगा कि खेत में सल्फर लगाते हैं पिताजी लोग। सल्फर बनाने में इसका प्रयोग, फर्टिलाइजर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो प्राकृतिक रबड़ होती है ना, जो नेचुरल रबड़ होती है, नेचुरल रबड़ जो होती है वो उतनी कठोर नहीं होती। उसको मजबूत करने के लिए, उसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए उसका वल्कनाइजेशन किया जाता है, उसका वल्कनीकरण किया जाता है। तो वल्कनीकरण करने के लिए हम रबड़ में सल्फर मिलाते हैं, हम रबड़ में सल्फर मिलाते हैं। तो रबड़ को कठोर करने के लिए, जो रबड़ होती है, रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए, रबड़ का वल्कनीकरण, वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन मतलब कठोर करना, वल्कनाइजेशन मतलब कठोर करना, मजबूत करना, कठोर करना। तो रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए प्रयोग करते हैं। यूज फॉर वल्कनाइजेशन, यूज फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, रबड़ के वल्कनाइजेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको टायर बनाना है, साइकिल का, गाड़ी का टायर बनाना है, तो रबड़ को थोड़ा सख्त करना पड़ेगा, नहीं तो वो सड़क से घिसेगी तो वो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी, घिस जाएगी। इसलिए उसको मजबूत करने के लिए उसका वल्कनाइजेशन किया जाता है। तो कई बार ये सवाल पूछा गया है कि रबड़ के वल्कनीकरण के लिए कौन सी चीज उसमें मिलाई जाती है, तो आप बताएंगे कि वल्कनीकरण के लिए सल्फर मिलाया जाता है रबड़ में। एक बात हो गई। फिर इससे आगे चलेंगे, रबड़ के बारे में एक बात और पढ़ेंगे कि जब ये सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर जब हवा से क्रिया करता है, हवा से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन विद एयर, हवा से अभिक्रिया करने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, रिएक्शन विद एयर, जब ये हवा से रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है।
और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड आता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, इससे ये अम्लीय वर्षा के लिए, जब अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा में ये पाया जाता है, अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड होता है। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, खेत में जो खाद लगाते हैं, खेत में जो खाद लगाते हैं, ठीक है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, पढ़ाते तो ठीक से नहीं है, लिखते हो तो समझ में नहीं आता है। आ जाएगा, धैर्य गौतम, आ जाएगा, तुम्हें पहले दिन से समझ में नहीं आ रहा है भाई, हैं। तो एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी भूमिका होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जो एसिड रेन होती है वो तब होती है, एसिड रेन तब होती है जब इसका पीएच वैल्यू 5.4 से कम हो जाता है। अगर बारिश के पानी का पावर ऑफ हाइड्रोजन या इसका पीएच वैल्यू 5.4 से ज्यादा हो जाता है, 5.4 से कम हो जाता है, माफ कीजिए, तो एसिडिक रेन हो जाती है, एसिडिक रेन होती है। तो एसिडिक रेन में यहीं कहीं, ये इसका इसका हिस्सा नहीं है पर लिख लीजिए कि पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच वैल्यू लेस देन 5.4 हो जाती है, 5.4 से कम हो जाती है, तो उसे एसिडिक रेन कहती है, एसिडिक रेन कहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड जब सल्फर क्रिया कर लेता है हवा से तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड कहां नुकसान दे रहा है? ये एसिडिक रेन में नुकसान दे रहा है। अम्लीय वर्षा कैसी है? जिसकी वैल्यू, पीएच वैल्यू, अम्ल क्षार में आप पढ़ोगे एसिड रेन में, लेकिन उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? उसकी पीएच वैल्यू 5.4 से कम हो जाती है। ये जो ताजमहल का रंग थोड़ा फीका पड़ता जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि आगरा की जो रिफाइनरीज हैं, आगरा की जो रिफाइनरीज हैं, उन रिफाइनरीज से सल्फर निकलता है और वो सल्फर हवा में मिलता है, और वो जो सल्फर हवा में मिलता है उस सल्फर की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड हवा में घुलने के बाद ताजमहल को, जो प्रेम का प्रतीक रहा है, जो बलवा संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, वो जो है ये इससे आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, स्किन के रोग में इसे गंधक भी कहते हैं, सल्फर को गंधक भी कहते हैं, गंधक। आपने सुना होगा ना, गंधक पोटास, वो पटाखे बनाने में उसका प्रयोग करते हैं। तो स्किन डिजीज का उपचार करने में, स्किन डिजीज का समाधान करने में, कोई बात, कोई शब्द ना समझ में आए तो मैं लिख दूंगा, थोड़ा सा ज्यादा साफ लिखता हूं तो वक्त ज्यादा लग जाता है। तो स्किन डिजीज में फिर भी कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर आपके लिए। स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में, स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में दाद, खाज, खुजली ऐसा कुछ हो गया है, तो स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में इसके लिए हम जो है फंजीसाइड बनाते हैं, इसके लिए फंजीसाइड बनाया जाता है। इसके लिए हम जो दवाई बनाते हैं या इसके लिए हम जो ट्यूब बनाते हैं, किसी प्रकार का पेस्ट बनाते हैं, तो उसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है। फंजीसाइड उसे कहते हैं, उसे फंजीसाइड कहा जाता है। तो सल्फर के बारे में कुछ बातें समझेंगे। क्या बातें समझेंगे? सल्फर जो है भाई, सल्फर में गंध होती है, इसलिए उसे गंधक कहते हैं। गंध की वजह से ही उसे गंधक कह रहे हैं। सर, लहसुन में गंध किसकी वजह से होती है? सल्फर की वजह से होती है। अंडे की गंध है, ऑनियन की, गार्लिक की जो गंध है वो ऐसी होती है। फर्टिलाइजर में किसका प्रयोग होता है? गंधक। क्या बनता है? सल्फेट। सल्फेट एक प्रकार का क्या होता है? उर्वरक होता है। सल्फेट एक प्रकार का उर्वरक, फर्टिलाइजर होता है। कृत्रिम फर्टिलाइजर को उर्वरक, कृत्रिम खाद को उर्वरक या फर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक है। अगली बात है वल्कनाइजेशन क्या होता है? कठोर करना हो गया, ठीक है। चलो, ये बात होगी सल्फर के बारे में, बात समझिए। कठोर करना, रबड़ को कठोर करना, कठोर करना। चलिए, बात ठीक है। कोई कह रहा पूरा पूरा लिखो, पूरा पूरा नहीं लिखना है, पूरा पूरा लिखेंगे तो इमला हो जाएगा। सल्फर से आगे चले, उससे अब चलते हैं सेलेनियम पर। सेलेनियम, सेलेनियम, सेलेनियम शब्द जो बना है वो सेलेना से बना है। सेलेनियम शब्द जो बना है वो सेलेना से बना है, और सेलेना का मतलब होता है चांद। सेलेना का मतलब होता है चांद।
और चांद का मतलब क्या होता है? चांद जैसा सफेद जो दिखे, चांद जैसा सफेद जो दिखाई दे, उसे सेलेनियम कहते हैं। तो सेलेनियम धातु जो बनी है सेलेना, सेलेना शब्द से बना, और सेलेना का मतलब होता है मून। इसीलिए ये सफेद रंग का होता है, ये चांदी जैसे रंग का होता है, सफेद रंग का या चांदी जैसे रंग का होता है। तो सेलेनियम के बारे में इतना ध्यान रखना है कि जो सेलेनियम है, सेलेनियम है वो सफेद दिखता है, व्हाइट कलर का दिखाई देता है, व्हाइट कलर का। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान दिखाई देने वाली है, एक व्यक्ति हुए हैं बर्जीलियस, एक व्यक्ति हुए हैं बर्जीलियस, बर्जीलियस, बर्जीलियस ने, जैसे आप देखते हो ना, जैसे ये इसकी खोज जो की थी, पहले लिख लो एक बार, इसकी जो खोज की थी, डिस्कवर्ड बाय बर्जीलियस। एक व्यक्ति हुए हैं सर बर्जीलियस कह लो, बर्जीलियस, ऐसे कुछ स्पेलिंग देखना। तो बर्जीलियस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया था, जिन्होंने ये बताया था कि जो हाइड्रोजन है उसे एच से लिखो, मतलब अंग्रेजी में जो उसका नाम होता है या ग्रीक में जो उसका जो नाम होता है, उस नाम के पहले एक अक्षर या पहले दो अक्षरों से उनका नाम लिखो। मान लेते नाइट्रोजन है उसको एन लिखो, या मान लेते ऑक्सीजन है उसको ओ लिखो, आर्गन है उसको ए आर लिखो। तो प्रतीक के जो नाम है, प्रतीक के जो नाम है के नाम, सिंबल, सिंबल के बारे में भी सबसे पहले किसने बताया था? बर्जीलियस ने बनाया था। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं सेलेनियम की। सेलेनियस शब्द से बना, व्हाइट कलर का होता है, खोज इसकी किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। उससे टीपो, टेलेरियम और पोलोनियम जो है दोनों रेडियो एक्टिव पदार्थ है, बहुत खास नहीं है, बस लिखने के लिए है। टेलेरियम, फिर कहोगे साफ नहीं लिख रहे हैं, टेलेरियम एंड पोलोनियम। टेलेरियम और पोलोरियम जो हैं वो दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब होता है कि जिसमें से किरणें निकलती रहती हों, जिसमें से खुद ब खुद अल्फा, गामा, बीटा किरणें निकलती रहती हों। अगला चैप्टर एक आएगा आपका, उसमें देख लेंगे। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। चलिए, ये ग्रुप आपका पूरा हो गया। ये ग्रुप आपका पूरा होगा, टेलेरियम होगा। हाँ, टेलेरियम होगा। अच्छा ठीक है, TELL, ठीक है, कर लीजिएगा, टेलोरियम। अगला ग्रुप लेते हैं, न्यूट्रॉन अधिक होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। चलिए, एक ग्रुप पूरा हुआ हमारा। अब हम 17वें ग्रुप पर चलते हैं, 17th ग्रुप पर चलते हैं। सेवनटींथ ग्रुप, और 17th ग्रुप जो है, जिसमें आपने कहा था, जब आप अपने PYQ देखोगे तो अब आपको यहां से सवाल मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आप PYQ देखोगे तो यहां से आपको सवाल मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्लोरीन, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर की सब क्लास होगी, चिंता ना करो, सब होगी। आपको पूरा भरपेट करके पढ़ा कर भेजेंगे, लेकिन थोड़ा शांति रखना पड़ेगा।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपका मेरा एन में आपको दिक्कत होती होगी, आयोडीन और एस्टेनिन, एस्टेनिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेनिन। फिर कल बाहर आई आंटी। चलिए, एस्टेनिन, एस्टेनिन शुरू करते हैं, फ्लोरीन पर चलते हैं। अच्छा, पहले एक बात समझें, इस पूरे ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ये पूरा ग्रुप जो है हैलोजन ग्रुप कहते हैं इसको। अगर कभी किसी भैया दीदी ने पूछा कि हैलोजन वर्ग किसे कहते हैं, हैलोजन वर्ग किसे कहते हैं, तो हैलोजन ग्रुप 17th ग्रुप को कहा जाता है, 17th ग्रुप को कहा जाता है। ये जो 17th ग्रुप है, इसे हैलोजन ग्रुप क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है ग्रीक शब्द है जिसका नाम है हेलोस। एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम है हेलोस, और हेलोस का मतलब होता है सॉल्ट। हेलोस का मतलब होता है सॉल्ट, मतलब लवण, नमक। जैसे आप राजस्थान वगैरह में देखोगे तो नून कहते हैं, नून, नून कहते हैं, नून, लून कहते हैं, लून। लवण से लून शब्द बना है। जैसे आपने सुना होगा लूनी नदी, आपके जो अरावली से निकलती है लूनी नदी, और उसमें निकलती निकलती पहुंच जाती है कहाँ, आपके कच ऑफ रन में पहुंच जाती है, वो बीच में ही वैसे खत्म हो जाती है। तो लूनी शब्द भी लवण से आया है। खैर, हम तो यहां बता रहे हैं कि हैलोजन ग्रुप का ये सारे के सारे जो आपके एलिमेंट है, सारे के सारे जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या करते हैं, ये धातु के साथ रिएक्शन करके, धातु से अभिक्रिया करके, धातु क्या होते हैं ये सब आप धातु अधातु एक बार छोटा सा रह गया है, लेकिन आप ये समझ गए हैं कि एक एक मैंने आपको ऐसे लाइन बताई थी उसमें, ऐसे पूरी पीरियोडिक टेबल में, और इधर गए थे तो मेटल है, इधर गए तो नॉन मेटल है, और यहां दोनों के गुण मिलेंगे। वो थोड़ा सा एक क्लास में और पढ़ेंगे हम लोग। धातु से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं। कौन बनाते हैं लवण? ये सारे के सारे लवण बनाते हैं, सारे के सारे लवण बनाते हैं। इसीलिए हम लोग जो है, इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, धातु से, इसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो फॉर्म्स सॉल्ट विद और रिएक्शन विद रिएक्शन विद मेटेलिक रिएक्शन। ठीक है जी, अब हम यहां से फ्लोरीन पर चलते हैं। पहला लेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है जी, अब सुनो, जो लोग पीछे पढ़कर आए हुए हैं, जो लोग पीछे से पढ़कर आए हुए हैं, तो उनको हमने ये बताया था, उनको हमने ये बताया था कि जब आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में आप इधर से इधर की तरफ चलते हैं, इधर से इधर की तरफ चलते हैं, तो आप धातु से मेटल से अधातु की तरफ चलते हैं, धातु से नॉन मेटल की तरफ चलते हैं। और जब आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ चलते हैं, तो धातु का गुण क्या होता है, धातु की क्वालिटी क्या होती है? इसकी क्वालिटी होती है इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और अपनी नेगेटिविटी को त्याग कर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर कोई बच्चे याद कर रहे हो, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जैसे जैसे इधर जाते हैं ना, आवर्त सारणी में जैसे जैसे यहां से इधर जाते हैं, ऐसे ऐसे जो विद्युत धनात्मकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है, वो कम होती जाती है, और विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो फ्लोरीन की तत्व होगी, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व। सबसे, मैंने याद कराया आपको, पहला लिखें, पहला लिखें
सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। एक बात तो ये हो गई फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन के बारे लिखो इसको। एक तो बात, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, हाँ बिल्कुल डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज पर बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है। दूसरी बात आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, खूब आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, सीएफसी, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में आप लोग ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ जाना, ग्लोबल वार्मिंग होता है। अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ाने वाली जो सहायक गैस है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैस सीएफसी है। बढ़ाने वाली जो गैस है सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यूज क्या हो रहा है? फ्लोरीन हो रहा है, फ्लोरीन हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि फ्लोरीन का प्रयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन में किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में किया जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रकार की ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस कह सकते हो, ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी मुख्य भूमिका पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ाने की है। तो पहला यूज हो गया सीएफसी का। सीएफसी में फ्लोरीन यूज हो रहा है। तो फ्लोरीन एक प्रकार की ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैस हो गई। बात क्लियर हो गई यहां से? अब दूसरी बात और सुनना, सीएफसी को यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में और एसी में। तो एसी में अगर रेफ्रिजरेटर और एसी में, रेफ्रिजरेटर एंड एसी में हम लोग सीएफसी का यूज करते हैं, तो इसका मतलब रेफ्रिजरेटर और एसी में फ्लोरीन का यूज किया जाता है, फ्लोरीन का यूज किया जाता है। ठीक है। अगर कभी पूछे कि फ्लोरीन का यूज कहां हो रहा है, तो रेफ्रिजरेटर और एसी में भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिज में और एसी में सीएफसी गैस होती है, फ्रिज में और एसी में सीएफसी गैस होती है। ये एसी क्या काम करता है? एसी क्या काम करता है? एयर को कंप्रेस करके ठंडी करता है, एयर को कंप्रेस करके ठंडी करता है। देखो मैं आपको बताता हूं, अभी अभी मेरे साथ देखना, आप अपने मुंह को खोल के हाथ पे हवा मारो, ऐसे हवा गर्म लगेगी। अब दोनों होठों को भींचकर हवा मारो, होठों को भींचकर ऐसे हवा मारो, हवा ठंडी लगेगी। जब हवा ठंडी लग रही है, इसी सिद्धांत पर एसी काम कर रहा है, इसी सिद्धांत पर, कंप्रेसर के सिद्धांत पर एसी और फ्रिज काम कर रहा है, एयर कंडीशनर। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी बात, टूथपेस्ट में फ्लोराइड के रूप में, फ्रिज में, यहां लिख दो, इसको रेफ्रिजरेटर ही कहेंगे भाई हिंदी में। एक भी बात खुद से मत लिखना, बोर्ड पे सब लिखवाना, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में प्रयोग। ठीक है। कंप्रेसर पे काम करता है। अगर मुंह से आप खोल के हाथ वो मारोगे हवा, तो गर्म लग रही है। मुंह को भर के, होठ भींच के हवा मारोगे तो वो ठंडी लग रही है। जो ठंडी लग रही है, बस इसी सिद्धांत पर एसी काम करता है। और अगली बात ये है, एक बात और लिखनी है, टूथपेस्ट में फ्लोराइड के रूप में प्रयोग। यूज इन टूथपेस्ट एज फ्लोराइड। टूथपेस्ट में फ्लोराइड के रूप में प्रयोग किया जाता है।
यूज इन टूथपेस्ट एज फ्लोराइड। ये हो गई फ्लोरीन की बात। तो फ्लोरीन से अगर आपसे कोई पूछेगा, देखिए ये तो बहुत टेक्निकल पॉइंट है, एसएससी में इतना टेक्निकल तो नहीं पूछेगा, पर हाँ एसएससी में ये जरूर पूछेगा कि भाई ये कौन सा है और ये फ्रिज और एसी में कौन सी गैस यूज की जाती है। ठीक है, चलिए फिर कल क्लोरीन पर आते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन पर आते हैं। चलो, आपने बचपन हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिख दिया है भाई, हिंदी में लिख दिया, देख लो। ठीक है, आइए जी। क्लोरीन की खास बात पता है क्या है? क्लोरीन की खास बात यह है कि ये अकेला रहने में इसका मन नहीं लगता, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, किसी ना किसी के साथ ये जो है बैठा ही मिलेगा। तो ये हमेशा संयुक्त अवस्था में मिलता है, संयुक्त कंपाउंड की कंडीशन में, यौगिक के रूप में मिलता है, संयुक्त अवस्था में मिलता है, कंबाइंड स्थिति में मिलता है। ठीक है, अच्छा, कैसे कैसे मिलेगा क्लोरीन? क्लोरीन मिलेगा NaCl के रूप में। जब NaCl के रूप में मिलेगा तो सोडियम के साथ क्लोरीन मिल गया, सोडियम के साथ क्लोरीन मिल गया, तो ये आपका जो है टेबल सोल्ट बन जाएगा, ये साधारण नमक बन जाएगा, साधारण नमक, टेबल सोल्ट बन जाएगा। एक बात तो क्लोरीन की ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात, जब ये मैग्नीशियम के साथ मिलेगा, जब ये मैग्नीशियम के साथ मिलेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ये तो सोडियम क्लोराइड है, ये तो लिखवा चुका हूं पहले भी, इसको लिख लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा ना, इसका प्रयोग करते हैं लेक्सेटिव के रूप में। लेक्सेटिव का मतलब क्या होता है? पेट के कब्ज को तोड़ने वाली दवाओं को बनाने के लिए। तो इसका प्रयोग एक्जेटिव के रूप में करते हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन की दवाओं में, की दवाओं में इसका प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, जब इसको जोड़ोगे तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, पोटेशियम से ये भूमि वो कर लेगा जब रिएक्शन, तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये जो पोटेशियम क्लोराइड होगा, इसका प्रयोग फर्टिलाइजर में करेंगे, इसका प्रयोग फर्टिलाइजर में करेंगे। और सबसे खास आपने जो उसमें अरे बायोलॉजी में आप पढ़ के आए हैं, बायोलॉजी में आप पढ़ के आए हैं, जब ये हाइड्रोजन से बनाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा HCl, तो ये बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सर बहुत ज्यादा है, अगर ऐसे फर्श पर डाल दूंगा तो दाग दे देगा, कपड़े पर डाल दूंगा तो कपड़े को जला देगा, इतना खतरनाक, आपके पेट में मिलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या किया जाता है? सफाई में किया जाता है, धातुओं की सफाई वगैरह में, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातुओं की सफाई में प्रयोग। अच्छा जी, ये तो हो गई यौगिक के रूप में बातें, जो हमने यौगिक के रूप में इसकी करने की कोशिश की। कुछ और बातें हैं? हाँ जी, कुछ और बातें हैं। पहली, पहले जमाने में तुमने सुना होगा कि क्लोरीन की कुछ गोलियां डाल दी पानी में, कुएं में डाल दी तो सफाई हो गई। तो पानी की शुद्धता करने में बहुत खास पॉइंट है, बहुत खास पॉइंट है, पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर।
पानी को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सुनार अपनी सोप में यही एसिड रखते हैं। नहीं, ये नहीं रखते, वो अम्लराज रखते हैं। अमित कसोधन ये वाला नहीं रखते, इससे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो उसका, इससे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है जी, फिर यहां से आगे चलेंगे। अगली बात, मलेरिया की दवा बनाने में, मलेरिया की दवा, मेडिसिन ऑफ मलेरिया, उसका नाम ही होता है क्लोरोक्वीन। उसका नाम ही है क्लोरोक्वीन, दवा का नाम ही है। तो मलेरिया की दवा बनाने में, क्लोरोक्वीन बनाने में प्रयोग किसका हो रहा है? प्रयोग किसका हो रहा है? इसका प्रयोग हो रहा है क्लोरीन का, क्लोरीन का। ठीक है। और विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बनाने। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ये बालक बालिकाएं, ब्लीच नहीं होता कि भाई हाथ पे लगाया तो रंग ही उड़ा दिया हाथ का ठीक है, जैसे हम थे उससे और भयानक रंग कर दिया है। तो ब्लीच, ब्लीच मतलब विरंजक करना, रंग को हटा देना। तो अगर कागज उद्योग हो, वहां कागज के रंग को हटाना हो, कपड़ा उद्योग हो, कपड़े के रंग को हटाना हो, जहां जहां भी रंग को हटाना हो, ब्लीचिंग पाउडर में इसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का। तो क्या बताएंगे? विरंजक चूर्ण बनाने में। ऐसे तुमने ब्लीच शब्द सुना होगा घर वर में कहीं भी, विरंजक चूर्ण बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में, पाउडर। और इससे एक शब्द बनेगा ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में इससे एक शब्द बनेगा कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है कि समुद्र के जो जीव होते हैं, छोटे छोटे कोरल्स बोलते हैं, उसका रंग चले जाना, रंग चले जाना, उसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो विरंजक चूर्ण में इसका प्रयोग, बनाने में इसका प्रयोग करेंगे। और विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहां होता है? वैक्स, वैक्स नहीं होता। अरे मुंह पे पाउडर टाइप लगाते हैं, वो रंग उड़ा देता है मुंह का, ऐसा मतलब मुंह पे नहीं लगा रहे हो तो कपड़े पे कहीं गिर गया तो कहीं भी गिर जाएगा। तो इसका यूज कहाँ करेंगे? कागज उद्योग में। इसका यूज कहाँ करेंगे? कॉटन इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग। आपके बैच में मैं मानकर चलता हूं कि कुछ अगर शॉर्ट में भी लिख दूंगा तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपके बैच में मैं ये मानकर चलता हूं। दूसरे बैचेस में ये मानकर चलता हूं कि बच्चे बिल्कुल नौसीखियां हैं, तो इनको पूरा लिखना पड़ेगा। तो आपका जो क्या कहेंगे, कपड़ा उद्योग में, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री, जो कपास वाला उद्योग होता है, सूती कपड़ा उद्योग में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह सकते हो, कॉटन इंडस्ट्री कह सकते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह सकते हो। ठीक है, यहां तक पढ़ेंगे। चलिए, ये बात हो गई। और जर्मी साइड में भी इसका यूज किया जाता है कीटनाशक बनाने में, कीटाणुनाशक है। अगला लिख लेते हैं, जर्मी साइड। जिस बच्चे को जो चीज पता होती है बस वही पूछने लगता है। अरे भाई, समय पर जो जहां जहां जो चीज आएगी वहां वहां सब बताया जाएगा। कीटाणुनाशक में जर्मी साइड में इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, बहुत खास है, एक होता था डीडीटी, तुमने सुना होगा डीडीटी। डीडीटी तुमने सुना होगा, डीडीटी, कि डीडीटी एक प्रकार का क्या होता है? डीडीटी एक प्रकार का कीटनाशक है। कब मारा करते थे उसे, वहां पर जो है इधर उधर खेतों में लगाया करते थे। तो डीडीटी बनाने में क्लोरीन का प्रयोग। अच्छा, और बचपन से तो तुमने ये जरूर सुना होगा क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म क्या था? क्लोरोफार्म का था कि उसको क्या कहते हैं, अरे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे कि कोई रुमाल है, उस रुमाल पर जो है उस रुमाल के ऊपर क्लोरोफार्म लगाया और वो किसी स्मगलर के मुंह पे अमिताभ बच्चन ने लगा दिया। तो नशीली दवा बनाने में क्लोरोफार्म बनाने में, इस सब पेपर में आया हुआ है, किसी ना किसी पेपर में, क्लोरोफॉर्म में। और किसके लिए क्लोरोफॉर्म यूज होता है? क्लोरोफॉर्म यूज होता है
आपके एनेस्थीसिया के रूप में यूज होता था। पहले पहले एनेस्थीसिया के रूप में यूज होता था। एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है? बेहोशी की दवा में, बेहोशी की दवा में। बेहोशी के लिए एनेस्थीसिया के रूप में इसका यूज पर। ये हो गया क्लोरीन। फिर कल बाहर ब्रोमीन पर आएंगे, लिखो फटाफट। फिर कल बाहर ब्रोमीन पर आएंगे। चलें? ऑपरेशन के पहले लगाए जाने वाला, हाँ, ऑपरेशन के पहले क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे, पर अब मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गई है, ठीक है, अब वो क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, पता नहीं कितनी देर में होश में आएगा, पता ही नहीं था कुछ भी। लेकिन अभी हम एनेस्थीसिया देते हैं, कितना माइल्ड देना है, कितना स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया देना है, वो सब कुछ जानकारी होती है। तो अब उसका यूज नहीं करते, वो तो एक जमाने में किया करते थे। ब्रोमीन पर आइए। ब्रोमीन से एक सवाल, अब तक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ब्रोमीन का। लिखें ब्रोमीन का पहला, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है पॉइंट टू, क्या लिखा है? पॉइंट टू क्या लिखा है? डीडीटी बनाने में करते हैं, डाई क्लोरो डाई इथेलो, ऐसे, ट्राइथलीन। जब उर्वरक पढ़ाऊंगा, फर्टिलाइजर पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है, ज्यादा चिंता ना किया करो, चिंता ना करो भैया। चिंता नहीं करनी है। अच्छा, फिर कहाँ आए हैं? फिर हम लोग कहाँ आए हैं? ब्रोमीन का यूज, ब्रोमीन। अच्छा, ब्रोमीन जो है एकमात्र ऐसी आधातु है जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर जो है, कमरे के ताप पर किस में पाई जाती है? लिक्विड में पाई जाती है। ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर, अरे भाई, द्रव अवस्था में पाई जाती है। फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। तो रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़िया नहीं लिखा है, थोड़ा ठीक लिख देते हैं, टेम्परेचर। ठीक है जी, एक बात तो ये होगी ब्रोमीन के बारे में, सबसे खास बात तो दरअसल यही है। जब आप धातु की बात करोगे ना, पारा पढ़ेंगे आगे जाकर, जब आप धातु की बात पढ़े, पारा पढ़ेंगे, मरकरी पढ़ेंगे, मरकरी एक ऐसी धातु होगी जो कमरे के टेम्परेचर पर, कमरे का टेम्परेचर 25 से 30 के आसपास, कमरे के टेम्परेचर पर जो लिक्विड अवस्था में पाई जाएगी। एक तो ब्रोमीन के बारे में ये बात हो गई। दूसरी बात होगी तेज गंध आती है, और इससे खास बात है सिल्वर ब्रो, इसका यौगिक लिखते हैं, दो यौगिक लिखेंगे, इसके दो कंपाउंड लिखेंगे। हालांकि मैं चांदी पढ़ाऊंगा तो वहां भी लिखाऊंगा, दो कंपाउंड लिखेंगे। कंपाउंड नंबर वन जिसका नाम सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, और सिल्वर ब्रोमाइड माइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो करते हैं फोटोग्राफी में पहले करते थे, वो फिल्म निकलती थी ना, या एक्सरे जो है, एक्सरे की जो फिल्म आती है, एक्सरे की जो फिल्म आती है उसको साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। सुमित 25 से 30 डिग्री, मंजीत भाई 25 से 30 डिग्री का जो तापमान है, जैसे आप अपने एसी को देखोगे तो सरकार कहती है कि 27 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, तो रूम टेम्परेचर की आइडियल कंडीशन बनाई गई है 27 डिग्री। ठीक है, एक तो सिल्वर ब्रोमाइड है, एक पोटेशियम ब्रोमाइड है, एक है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड है,
ये जो पोटेशियम ब्रोमाइड है इसका यूज करते हैं हम लोग नींद की दवा लाने के लिए, नींद की दवा लाने के लिए। जैसे प्लेसिडा प्लस हो सकती है, क्लोजिना पाम हो सकती है, ठीक है। ऐसे कुछ दवा होती हैं जिनको हम लोग नींद की दवा के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग नींद की दवा के लिए, स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन, नींद की दवा बनाने में, दवा बनाने में, नींद की दवा, दो यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, पोटेशियम ब्रोमाइड का। एक का फोटोग्राफी में और एक का जो है नींद की दवा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, नींद की दवा बनाने में, ठीक है, स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन में। लिख देता हूं यहां, स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन, ठीक है जी। फिर कल बाहर आ गई, आई लिखते हैं, आयोडीन, आयोडीन फिल कर, लिखो जल्दी, फिल कर, फिर कल, फिर नहीं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तेजी से लिखिए, जल्दी से। चलूं आगे? अब ठीक लग रहा है क्या? अब थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा होगा। अब लगता होगा कि हाँ, यही तो था जिसे हम ढूंढ रहे थे, यही तो था जिसे हम ढूंढ रहे थे। कहाँ रदरफोर्ड पढ़ा रहे थे, कहाँ डाल्टन को पढ़ाया, एटम और मॉलिक्यूल क्यों पढ़ाया हमें, यही पढ़ा पढ़ा देते सीधे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। सही और गलत हमेशा सापेक्ष होते हैं, ना तो कुछ सही होता है ना ही कुछ गलत होता है। किसी की तुलना में कोई सही होता है और किसी की तुलना में कुछ गलत होता है। तो सही और गलत दो सापेक्ष चीजें हैं। सही और गलत दो सापेक्ष चीजें हैं, सापेक्ष हैं, ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। एक की तुलना में सही है, किसी की तुलना में गलत है। अच्छा सर, आयोडीन है, हाँ सर आयोडीन है। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन एक प्रकार की अधातु होती है, एक प्रकार की अधातु होती है, ठीक है। देखो आयोडीन के बारे में, पहली बात, ये गला है ना आपका, गला, हाँ हाँ सुना देंगे, सुनो ध्यान से, गला है ना, गले में एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड जो ग्रंथि होती है उसमें एक हार्मोन पाया जाता है जिसे कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। उस थायरोक्सिन हार्मोन में शरीर का 70% आयोडीन उस थायरोक्सिन हार्मोन में ही मिलता है। अगर ये आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा, गोइटर रोग हो जाता है, गला ऐसे हो जाता है जैसे हाथी की सूंड, ठीक है। तो क्या कहेंगे, शरीर में थायरॉइड ग्रंथि, थायरॉइड ग्लैंड ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन में पाया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन में पाया जाता है, पाया जाता है। अरे सुनो अंबादास भाई, शायरी वायरी में कुछ नहीं रखा, जीवन की सारी बातें यहाँ हैं, चुपचाप होके सुनो। बॉडी में थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन found in thyroxine hormone in body, found in thyroxine hormone which is released from
थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड से जो निकलता है उसमें ये पाया जाता है। एक बात तो ये हो गई, एक बात तो ये हो गई। शरीर का 70% जो आयोडीन है वो कहाँ मिलता है? वो इस गले की इसी जगह पर मिलता है, इसी जगह पर मिलता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसका सब्लिमेशन हो जाता है, सब्लिमेशन, आयोडीन का सब्लिमेशन हो जाता है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। सर आपने 3 क्लास लगाई थी वो समझाने में, अवस्थाएं बदलने में, अवस्थाएं बदलने में। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या था? ऊर्ध्वपातन का मतलब था ये सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैस में। आयोडीन की एक खास बात यह है, आयोडीन, मम्मी कहती है कि पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, पिटाई हुई है, घिसाई हुई है, तो नमक के पानी से तुम जो है अपनी झड़ाई कर लो तो शायद ठीक हो जाएगा। पीड़ा हारी के रूप में, एंटी पिराडिन, पीड़ा हारी के रूप में, दर्द निवारक के रूप में, दर्द निवारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, पेन रिलीफ के लिए। चोट को सोखता है ऐसा बताएंगे, दर्द निवारक के रूप में यूज करते हैं इसका। और आयोडीन का प्रयोग हम लोग, आयोडेक्स, इससे का आयोडेक्स बनती है। आयोडेक्स तो आपने सबने सुना होगा, आयोडेक्स तो सुनो, छोटी सी डिब्बी आती थी, पता नहीं आपके ज़माने में आती है कि नहीं, मेरे ज़माने में तो आया करती थी। ठीक है जी, मेरे ज़माने में आया करती थी। बस एक शब्द लिखना है, एस्टेनिन, और इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, एस्टेटिन। खास बात यह है कि इसने हमें ज़्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि हम इसको इतना ही कहकर छोड़ देंगे कि ये एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है। पेपर में कुछ खास नहीं पूछा जाता, एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये आपका पूरा हो जाता है ग्रुप। और जब हम अब मिलेंगे अगली बार, तो अगली बार जब हम मिल रहे होंगे तो हम लोग टाइम हो गया है, हाँ टाइम तो हो ही गया है, टाइम तो हो ही गया है भाई। अभी भी आती है, हाँ। तो अब हम लोग, संभावना है कि होली के बाद मिलेंगे। सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। शायरी, ठीक है, सुने, एक शायरी सुन लीजिए, सुनिए। जब आप कह ही रहे हैं वैसे भी होली के बाद मिलेंगे, तो दर्द की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे। अध्यापक हो चाहे शिष्य हो, सुनो ध्यान से। दर्द की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, हल्के हो या भारी मारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे, नदियां लाशों को पानी में नहीं रखा करती, नदियां लाशों को पानी में नहीं रखा करती, डूबे हों या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे, नदियां लाशों को नदियां लाशों को पानी में नहीं रखा करती, डूबे हों या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द हो या देर मारे तो सभी जाएंगे, और नदियां नदियां लाशों को पानी में नहीं रखा करती, नदियां लाशों को पानी में नहीं रखा करती, डूबे हों या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे। चलिए, अब हम लोग मिल रहे होंगे अगली क्लास में।
और यहाँ तक जो है अब अगली मुलाकातों का सिलसिला जो हमारा होगा वो पावन पर्व होली के बाद होगा। और बेहतर तरीके से अपना ख्याल रखिए, अपना ही नहीं अपनों का भी ख्याल रखिए, और फिर मिलेंगे हम लोग। आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, धन्यवाद, खूब पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। नमस्ते, खुश रहिए, धन्यवाद।